हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से संभव चैनल पर संभव टेस्ट 40 प्रारंभ किया जा रहा है और यह लगातार चलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने वालों से लेकर तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए यह STC यानी कि संभव टेस्ट 40 वरदान साबित होगा, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में यह माना जाता है कि पढ़ना चांदी है तो टेस्ट पेपर हल करना सोना। अगर कोई बहुत अधिक पढ़ रहा है किंतु फिर भी वह किसी परीक्षा का प्रथम चरण भी उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है तो उससे एक गलती अवश्य हो रही है, और वह गलती है टेस्ट पेपर का नियमित हल न किया जाना। टेस्ट पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि आज आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपके पास टेस्ट पेपर का फोटोकॉपी नहीं होगा, किंतु अगले टेस्ट पेपर का हल सुनने और देखने से पहले आपके पास टेस्ट पेपर जरूर होना चाहिए, ताकि आप संबंधित प्रश्न की जानकारी जो भी आपको दी जाए उसको आप उसी के बगल में लिख सके। और यही कारण भी है कि प्रत्येक पृष्ठ पर सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत निहित है? देखिए, आर्टिकल 75(3) में ये इसका आंसर होगा, यानी कि C ऑप्शन इसका सही है। लेकिन यहाँ पे 75(3), 2, 1, 117 सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 75(1) की बात करें तो 75(1) में कहा गया है कि PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु PM की सलाह पर करेगा, PM की सलाह के बगैर नहीं करेगा। 75(1)(a) की अगर हम बात करें, इसको 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया और इसमें क्या कहा गया कि मंत्रियों की संख्या 15% यानी कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आर्टिकल 75(2) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। आर्टिकल 117 में क्या वित्त विधेयक के बारे में कहा गया, यानी कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक क्या होता है? धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक, इन दोनों के मिश्रण को ही हम वित्त विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान आप जो है इसी के सामने लिख लीजिए। जैसे प्रथम लिखा है इसी के पास लिख लीजिए UP, यानी कि प्रथम स्थान UP का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चतुर्थ तमिलनाडु। होते क्या है कि एक होता है उत्पादकता और एक होता है उत्पादक। चीनी उत्पादकता में अगर देखें तो तमिलनाडु फर्स्ट पर है और उत्पादक में देखें तो UP फर्स्ट पर है। तो आप इसको टुप से बता सकते हैं कि नहीं? इसे आप इस कुट के माध्यम से याद कर सकते हैं कि आप अगर चीनी की उत्पादकता और उत्पादक पूछे तो टुप से बता दीजिए, यानी कि उत्पादकता में फर्स्ट तमिलनाडु और उत्पादक में UP। अगर हम गन्ने का उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है तो उसमें भी UP प्रथम आ जाएगा, यानी कि UP में सर्वाधिक क्षेत्र पर गन्ना बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्य संघ और राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये गलत है। राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापक होने से संघीय व्यवस्था को प्रधानता दी जाती है, ऑप्शन C एकदम सही है। D में आप देख लीजिए, अवशिष्ट शक्ति राज्यों के अधीन है, ये भी गलत है। आइए देखिए, आर्टिकल 246 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पे ये दोनों कानून बनाते हैं। संघ भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। किसी विषय को लेकर अगर राज्य ने कानून बनाया और उसी पर संघ भी कानून बनाता है तो समवर्ती सूची के बारे में संघ के कानून को वरीयता दी जाती है। अवशिष्ट शक्ति की बात करें तो इसका आर्टिकल 248 में इसका
वर्णन दिया गया है। और इस पे किसका अधिकार है? संघ का। इस पे संघ का अधिकार है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो था, इस पे गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। किसका अधिकार होता था? गवर्नर जनरल का। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। 248 में संघ के पास है वर्तमान में। तो ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, राज्यों के अधीन है, ये आपका गलत हो ही जाएगा। अब इसमें वो जो आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें कहा है संघीय व्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। देखिए, संघीय व्यवस्था इस तरीके की व्यवस्था होती है मोटे तौर पर जिसपे केंद्र का कंट्रोल हो, यानी कि केंद्र के अंडर में ही राज्य अपना कार्यों का निर्वहन करते हो। तो यही संघीय व्यवस्था की पहचान है। देखिए, संघ सूची पे संघ कानून बनाई रही है, समवर्ती सूची पे संघ के कानून को वरीयता दी ही जा रही है। बचा राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय जो होते हैं, इन पे भी संघ को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपात उपबंध लगा हो या फिर राष्ट्र हित का कोई मामला हो, ऐसे मामलों में संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गाजियाबाद में जैव विकास केंद्र की स्थापना की गई, एकदम सही है। टिड्डी चेतावनी संगठन जबलपुर में स्थित है, तो ये टिड्डी चेतावनी संगठन जबलपुर में नहीं, ये जोधपुर में, ये आपका जोधपुर में अवस्थित है। टिड्डी आजकल सुर्खियों में है क्योंकि गुजरात और राजस्थान की लगभग ये काफ़ी हद तक फसलें बर्बाद कर चुकी है। ये टिड्डियाँ, इन टिड्डियों का अगर मौसम की बात करें कि किस टाइम से किस टाइम तक इनका प्रकोप सर्वाधिक रहता है, तो ये जून से लेके नवंबर तक इनका प्रकोप सर्वाधिक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये टिड्डियाँ करती क्या है? ये टिड्डियाँ अपने वजन के बराबर लगभग यानी कि 2 ग्राम तक की वनस्पति रोज खा जाती है और ये झुंड में चलती है। ऐसा नहीं कि 1-2 टिड्डी आ गई, नहीं, पूरा झुंड का झुंड जहाँ से भी गुजरती है, ये पूरा झुंड का झुंड गुजरती है और फसल को एकदम बर्बाद कर देती है। ये अफ्रीका देश के मरुस्थल से आती है और यहाँ से पाकिस्तान, पाक से फिर भारत में प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से ये टिड्डी चेतावनी संगठन, अब आपको याद रहेगा, जोधपुर, यानी कि टिड्डियों का संगठन, यानी कि टिड्डियों का प्रकोप इस टाइम क्या पकड़ रहा है? जोर पकड़ रहा है। जोर से आप याद थोड़ा सा जोधपुर पे चले जाएंगे तो आपको याद रहेगा। टिड्डियों का संगठन क्या पकड़ रहा है? जोर पकड़ रहा है। कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय पुणे में स्थित है। पुणे कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय। देखिए, हमारी कृषि जो है मौसम पे आधारित कृषि है। बहुत ज़्यादातर फसलें बारिश पे आधारित रहती है। बारिश टाइम से होती है तो फसल अच्छी होती है, बारिश टाइम से नहीं आती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। यहाँ तक कि मानसून अगर 2, 4, 5 दिन भी लेट हो जाता है तो फसलों पे प्रभाव पड़ जाता है। तो यानी कि मौसम पूर्ण होगा तभी कृषि अच्छी होगी। इसको आप इस माध्यम से याद रख सकते हैं, यानी कि मौसम पूर्ण होगा तभी कृषि अच्छी होगी। इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, ये पूसा बिहार में पड़ता है। पूसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। 1905 में इसकी स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1905 में ही इसकी स्थापना हुई। 1905 में इसकी स्थापना जो की थी उनका नाम था हेनरी फिप्स। हेनरी फिप्स में 1905 में बिहार में इंपीरियल कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी। 1934 में क्या होता है, यहाँ भूकंप, बड़ी तेज भूकंप आता है और ये पूसा संस्थान का ज़्यादातर चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस 1934 में ही इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है नई दिल्ली, जो कि वर्तमान में ये नई दिल्ली में ही है। नई दिल्ली में यहाँ पे इसका नाम रख दिया जाता है पूसा कैंपस और कुछ ही समय बाद फिर इसका नाम बदल दिया जाता है, जिसका नाम रख दिया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जो पूसा
जब ये पूसा बिहार में इंपीरियल कृषि अनुसंधान था, जो उसका अवशेष बचे थे, उसको अब वर्तमान में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया? तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी सही है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है आपके 1977 में आते हैं, 1977 से लेके 79 तक रहते हैं, और ये जनता पार्टी से होता क्या है कि 1975 से लेके 77 तक इमरजेंसी चलती रहती है। इमरजेंसी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और नेता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े नेताओं को भी जेल में डलवा दिया था। तो इस समय जो है सब लोग एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो 1975 से 77 तक रहते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में कई बहुत खास तथ्य है जिनको आप जान लीजिए, लिख लीजिए। जैसे मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और एक कहा जाता है कि पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम पीएम थे। और एक जो सबसे खास है, जिसमें आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिला, इंडिया और पाक, इनको दोनों देशों का सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे इंडिया में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, भारत रत्न इनको मिला है। इसी तरीके से जैसे इंडिया का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, ऐसे ही पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान। वो भी भारत रत्न की तरह पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, वो भी इनको मिला है मोरारजी देसाई को। तो इनकी ये खासियत रही है, यानी कि ये पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम पीएम, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान, इनको पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर आते हैं 1990 में और 91 तक रहते हैं। फिर 1991 यानी कि 91 से लेके 96 तक वीपी सिंह आते हैं। आप यहीं पे लिखिए, जैसे मोरारजी देसाई है तो 1977 से लेके 79 तक, चंद्रशेखर है 96 से लेके 91 तक, फिर 91 में वीपी सिंह आ जाते हैं और 96 तक रहते हैं। और 96 में अटल जी, जो 13 दिन की सरकार चली थी अटल जी की, यहीं पे आते हैं 13 दिन के लिए। उसके बाद अगर हम आई के गुजराल की बात करें तो आई के गुजराल जो है 1997 से 98 तक रहते हैं। आई के गुजराल 97 से 98 तक रहते हैं, और इसके बाद फिर आते हैं 98 में दोबारा से अटल जी। 1977 से 79 तक मोरारजी देसाई रहते हैं, और 79 में आ जाते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। ये आपके 1979 से 1980 तक रहते हैं, और 1980 में फिर आ जाती है इंदिरा गांधी जी आ जाती है। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतदान से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था, और दूसरी खासियत ये थी कि इन्होंने लोकसभा का सामना ना करने वाले भी ये प्रथम पीएम थे। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रथम पीएम इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें पता था, ये मिली जुली सरकार थी और इनको पता था कि आप बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने मतदान से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। बहुत कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर आप अल्पमत सरकार का नेतृत्व पूछा जाएगा तो मोरारजी देसाई को आप बता देंगे। हरिके झील स्थित है, हरिके झील पंजाब में स्थित है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप लिख लीजिए। हरिके झील सतलज और व्यास नदी पर स्थित है। फिरोजपुर अमृतसर के पास जो है लगभग 86 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।
एक इसकी खासियत है कि ये आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है, वेटलैंड एरिया। और वेटलैंड एरिया 1990 में यूएनडीपी ने वेटलैंड एरिया का इसको दर्जा दिया। 1990 में ये वेटलैंड एरिया का दर्जा मिला इसको, और 1999 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के सहभागिता का वर्णन कीजिए, किस अनुच्छेद में है, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता आर्टिकल 43A। देखिए होता क्या है, जहाँ पर कैपिटल में लिखा रहता है यानी कि ये किसी संशोधन के साथ तहत जोड़ा गया है, किसी संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जहाँ स्मॉल में लिखा रहता है, जैसे इसमें DE लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, ये यानी कि संविधान में पहले से ही थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया है आर्टिकल, और कौन सा हमारे मूल संविधान में था। तो आर्टिकल 43A में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के सहभागिता का वर्णन आर्टिकल 43A में दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक, आप इसी के सामने लिखिए तुरंत 42वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 43B में क्या कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों को संरक्षण प्रदान करेगा, और ये भी 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों को संरक्षण प्रदान करेगा। अब 43 ये हो गया, 43B हो गया, तो आप 43 के बारे में भी जान लीजिए। 43 में कहा गया है कि कुटिल उद्योगों को प्रोत्साहन और कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी का प्रबंध क्या करेगा, राज्य करेगा। मनरेगा जैसी योजना जो है 43 के तहत ही लागू की गई है। देखिए, अगर इतना सब जो बताया जा रहा है आपको, अगर मैं लिखूं इतना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको पेपर हल कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी एक फैक्ट को कम से कम 2 बार बोला जाए और थोड़ा धीरे से बोला जाए, तो आप अपने पेपर में वहीं जिस क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट है वहीं पर आप नोट करते हुए चलिएगा। हम लिखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 39D में क्या कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39E में क्या बोला गया है, 39E में है स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। राज्य को यह देखना होगा, यानी कि इसकी निगरानी करनी होगी कि स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे परिसीमन हेतु किस वर्ष की जनसंख्या को आधार वर्ष बनाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, 2001। 2001 की जनगणना को आधार वर्ष बनाया गया था। अगर फोर्थ परिसीमन की बात करें तो फोर्थ परिसीमन 2001 की जनगणना के तहत जनगणना को आधार वर्ष बनाकर गठित किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था? परिसीमन 2002 में किया गया था। ये ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। जनगणना 2001 की थी, लेकिन परिसीमन कब किया गया? 2002 में। अब परिसीमन के बारे में जान लीजिए। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन क्या होता है? लोकसभा विधानसभा, यानी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव क्षेत्र का निर्धारण ही परिसीमन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 3 to 7, आप परिसीमन के ऊपर ही लिख लीजिए यहाँ 3 to 7 आर्टिकल में परिसीमन आयोग का गठन बताया जाता है। और आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी जिसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 82 में क्या कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी जिसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अब तक अगर बात करें तो अब तक 4 परिसीमन हुए हैं, 1 2 3 4, सबकी आप जानकारी लीजिए। फोर्थ के बारे में पूछा ही गया है, जो आपको बता दिया गया है 2002 में।
अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 1952 में हुआ, सेकंड की बात करें तो 1962 में हुआ, और थर्ड की बात करें तो 1973 में हुआ। ये 4 परिसीमन आयोगों का अब तक गठन किया गया है। तो 1952, 1962, 1973, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गर्भवती महिला के दैनिक आहार में कितनी मात्रा आयरन की होनी चाहिए? तो गर्भवती महिला को आयरन की मात्रा जो है 40 मिलीग्राम होनी चाहिए। इसको आप एक चार्ट बना लीजिए। ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए आयरन, और यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे औसत पुरुष और महिला, यहाँ पे गर्भवती महिला। तो देखिए आयरन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा, औसत पुरुष को कितनी ज़रूरत होती है? 24 मिलीग्राम की। औसत महिला की अगर बात करें तो 32 मिलीग्राम की, और गर्भवती महिला की बात करें तो 40 मिलीग्राम की। कैल्शियम की बात करें तो औसत पुरुष को 450 मिलीग्राम, औसत महिला को भी 450 मिलीग्राम, और गर्भवती महिला को 1000 मिलीग्राम। तो ये आप याद रखिएगा। और WHO ने 30 से लेके 60 मिलीग्राम तक गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की मात्रा को निर्धारित किया गया है। तो इसके माध्यम से आप याद करिए, औसत पुरुष को 24, औसत महिला को आयरन की मात्रा 32 और गर्भवती महिला को 40। अगर कैल्शियम की बात करें तो औसत पुरुष को 450, औसत महिला को 450 और गर्भवती महिला को 100। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके लिए आप सिर्फ 8 डिग्री को मत याद करिए, इसके लिए आप एक कूट लिख लीजिए, जिससे आपको 8, 9, 10 सब याद रहेंगे। तो लिखिए, चैनल पार करके मामी, लामी और लीली का दल ढक्कन के पास गया। आप सिर्फ ये कूट याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। यानी कि चैनल पार करके मामी, लामी और लीली का दल ढक्कन के पास गया। अब इसको याद क्या करेंगे, इसी पे लिख दीजिए 8, 9, 10। ये सब क्या है? 8, 9, 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल की बात करें और 8 डिग्री पूछा भी गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। अगर लामी यानी कि 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल में आपका क्या हो जाएगा? लामी यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। 10 डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री में आपका क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार को कभी कभी क्या निकोबार भी लिख देता है या कार निकोबार भी लिख देता है। तो आप तीनों नाम याद रखिए, लिटिल निकोबार कहे या निकोबार कहे या कार निकोबार कहे तो एक ही बात है। यानी कि लिली के मतलब क्या हो जाएगा आपका? लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार। अब दल ढक्कन के पास गया, दल से क्या हो जाएगा आपका? दल से हो जाएगा आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को ढक्कन पास के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, अब आपको ये सब याद रहेगा। चैनल पार करके मामी, लामी, लीली का दल ढक्कन के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान मंत्रालय द्वारा किसे भारत का तिरुतम कंप्यूटर घोषित किया गया? इसका ऑप्शन बी सही है, प्रत्यूष विज्ञान मंत्रालय कहिए या फिर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कहिए। इस 8 जनवरी 2018 को ये देश को समर्पित किया गया।
प्रत्यूष नाम जो है सूर्य के नाम पे रखा गया। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता इसकी 10 पेटा फ्लॉप है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका क्या है कि सटीक मौसम और जलवायु परिवर्तन में पूर्वानुमान और सटीक सुधार हेतु इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो जो आप पीछे याद किए है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। अगर हम परम की बात करें तो परम क्या है, 90 के दशक का सुपर कंप्यूटर है भारत का। अनुपम की बात करें तो अनुपम भी जो है सुपर कंप्यूटर है, जो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें वर्तमान में तो इसका नाम लिख लीजिए IBM सबमिट, SUMMIT सबमिट। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं SUMMIT। ये IBM सबमिट दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। ये USA का है, जिसको 2018 में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज्म उल बहरीन के लेखक, इसका सही आंसर है दारा सिक्को। दारा सिक्को द्वारा नज्म उल बहरीन लिखी गई थी। नज्म उल बहरीन उर्दू का शब्द है, लेकिन ये लिखी कहीं में गई थी, ये लिखी फारसी में गई थी ये किताब। और इसका अर्थ होता है नज्म उल बहरीन का 2 महासागरों का मिलन। 2 महासागरों का मिलन से यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के सार को इस किताब में प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता को ये समर्पित किताब है। और दारा सिक्को ने जो है इसमें कहा गया है कि चारों वेदों में भी एकेश्वरवाद की बात की गई है और कुरान में भी एकेश्वरवाद की ही बात की गई है। अब दारा सिक्को की बात करें, दारा सिक्को कौन थे, तो ये शाहजहां के लड़के थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दुआ मांगी गई थी इनके पैदा होने की, और वहाँ पे दुआ कबूल होने के बाद दारा सिक्को का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल का पुनर्जागरण काल का माना जाता है, तो ये 1100 से 1700 AD माना जाता है। कहीं कहीं आपको ये 1250 से 1750 AD भी मिलेगा। पुनर्जागरण माने होता है थोड़ा आधुनिकरण, यानी कि रूढ़िवादिताओं को छोड़कर आधुनिकरण की तरफ बढ़ना। अब यहाँ आधुनिकरण से मतलब क्या है कि भूगोल का पुनर्जागरण काल इसलिए कहा गया है कि भूगोल की खोज प्रारंभ हो गई थी। इस दौरान जो है भूगोल की खोज प्रारंभ हो गई थी, जैसे वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, मार्को पोलो, ये लोग जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप खोज करते करते दूसरे महाद्वीप को खोजा, इन्होंने पहुंचे। केपलर ने इसी समय में केपलर ने भी बताया कि ग्रहों का परिभ्रमण पथ गोलाकार नहीं अंडाकार है। और 1992 में एक वैज्ञानिक रहे हैं गौहम, इन्होंने सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किया 1492 में। 1492 में AD रहेगा ये, गौहम ने ग्लोब का निर्माण किया, इसलिए भूगोल का पुनर्जागरण का काल माना जाता है 1100 से लेकर 1700 AD तक का। भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। तो 19(1)A में यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है। 19(1)A में कहा गया है कि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है। अगर हम ABCD, ये आपको 19(1)A, ठीक है, फिर BCDEFG, ये आपको सब जान लेने चाहिए। चलिए आपको 2 मिनट में याद करा देते। A फॉर एप्पल होता है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुंह से आप वाक्य अभिव्यक्ति भी करते हैं और सेब भी खाते हैं। बी में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होकर सभा करना। बी से आप बिना हथियार की पॉइंट याद रखिए, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि बिना हथियार हटा रहेगा और आपको सिर्फ ये मिलेगा एकत्र होकर सभा करना, ऐसा नहीं। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होकर सभा करना, यानी कि बी से क्या हो जाएगा आपका बिना हथियार। सी की बात करें संघ, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अब सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है। अगर हम ई की बात करें, सॉरी सी हो गया, डी की बात करें अगर हम, तो डी में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। डी फॉर डॉग होता है, कुत्ता किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एमपी और यूपी की बॉर्डर लाइन देख के क्रॉस ही नहीं करेगा, नहीं कहेगा कि नहीं हम यूपी के हैं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है। इसी तरीके से डी फॉर डॉग, कुत्ते के समान देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ई फॉर क्या होता है, एग, देश के किसी भी स्थान पर निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी इंसान हो वहीं पर निवास या बसेगा जहां पर उसके खाने पीने की सुविधा होगी। ऐसा तो नहीं है कोई समुद्र है, समुद्र पे कोई आइलैंड है, वहाँ कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है और आपको कह दिया जाए कि आप वहाँ पर जाकर रहिए 2-4 साल, तो आप नहीं रहेंगे, भूख के मारे मर जाएंगे आप 6-7 महीने में ही। पता नहीं, कुछ लोग तो 6-7 महीने भी नहीं जी पाएंगे, बहुत कम लोग जीते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो आपको अंडा जहां निवास वहां। एफ फॉर फैन होता है, संपत्ति के अधिकार के, संपत्ति के सब फैन होते हैं, लेकिन इसका निरसन कर दिया गया है। अगर हम जी की बात करें तो कोई भी व्यापार एवं जीविका को चलाने की स्वतंत्रता होती है। जी से आप जीविका याद रखिए, ठीक है, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस तरीके से आप ABCD सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों का सही क्रम पूछा गया है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड। न्यूनतम साक्षरता, अगर हम देखिए इसको सिर्फ इसी को याद करना है, न्यूनतम साक्षरता को आप कर लीजिए कूट, BA रांझा नहीं किया है। BA रांझा नहीं किया, इसका मतलब कम पढ़ा लिखा है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता है। BA रांझा नहीं किया है। बी से बिहार हो जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश, रा से राजस्थान और झा से झारखंड, यानी कि BA रांझा नहीं किया है। अगर हम बात करें कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य और अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। कैसे, लिख लीजिए कूट, कब तक साक्षरता के लक्ष्य को इंडिया पर लादा जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कब तक साक्षरता के लक्ष्य को इंडिया पर लादा जाएगा। इसमें आपका कीवर्ड यही है, बाकी सेंटेंस आपको याद कराने के लिए किया गया है। का से क्या हो जाएगा, केरल, और बा से क्या हो जाएगा आपका बिहार, ला से क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, और दा से क्या हो जाएगा आपका दादरा नगर हवेली। अब इनको देखिए, अगर हम भारत में साक्षरता वाले राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, केरल की, न्यूनतम साक्षरता बिहार की। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की और न्यूनतम साक्षरता दादर नगर हवेली की। तो इसको आप किस तरीके से याद करेंगे, कब तक साक्षरता के लक्ष्य को इंडिया पर लादा जाएगा। अगर पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता आप इससे याद कर लेंगे, सारे राज्य BA रांझा नहीं किया है। ये आपका जब आप फर्स्ट पूछेगा तो वहाँ पे आपका काम कर जाएगा, ज़्यादातर फर्स्ट ही पूछता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इस तरीके से मैचिंग भी दे देता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट याद कर लेंगे, कब तक साक्षरता के लक्ष्य को इंडिया पर लादा जाएगा। अगर आपको 4 एक साथ करने हैं तो BA रांझा नहीं किया है, ठीक, BA रांझा नहीं किया है, ये न्यूनतम साक्षरता हो जाएगी। अगर सर्वाधिक यानी कि केरल और सर्वाधिक साक्षरता याद करनी होगी तो इसको आप, इसके लिए आप कर लीजिए कमी गोत्र। अब देखिए ये कमी गोत्र कहाँ कहाँ आपका काम करेगा,
आपसे टोटल साक्षरता में पूछे सर्वाधिक कहाँ पे है, 4 राज्य है ये, टोटल साक्षरता पूछे, या फिर आपसे पूछे कि 4 ऐसे राज्य बताइए जहां सर्वाधिक महिला साक्षरता है, या फिर 4 ऐसे राज्य बताइए जहां सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है। तो सर्वाधिक महिला कहे, पुरुष कहे, या टोटल में पूछे तो केरल पहले नंबर पे है। सर्वाधिक महिला पूछे, पुरुष पूछे या टोटल पूछे तो दूसरे नंबर पर मिजोरम है। सर्वाधिक महिला पूछे, पुरुष पूछे, टोटल पूछे, तीसरे नंबर पर गोवा है। सर्वाधिक महिला पूछे, टोटल पूछे, पुरुष पूछे तो चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। आपको इस तरीके से आपको पूरा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये 70 के दशक में यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी के दरों में निम्नलिखित में से कौन सी दर शामिल नहीं है? तो जीएसटी की 5 दर है जो आप लिख लीजिए, 0, 5, 12, 18, 28। ये जीएसटी की 5 दरें हैं। कहीं कहीं पे 0 नहीं लिखा रहता है, इसलिए 4 दरें दे देता है, 5, 12, 18, 28। इसमें आपका 10 निकल जाएगा, यानी कि जीएसटी की दरों में कौन शामिल नहीं है? 10% इसमें शामिल नहीं है। जीएसटी की अगर हम बात करें कब लागू हुई, तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? तो 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुई। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक इसमें अपडेशन हुआ है 1 मार्च 2020 से जीएसटी में, 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2020 से क्या हुआ है इसमें कि जो भी सभी प्रकार की जो लॉटरियां थी, पहले इन पे भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स थे, लेकिन सभी लॉटरियों पर अब एक ही टैक्स कर दिया गया 28% का। 1 मार्च 2020 से ये लागू होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, यहाँ एमपी नहीं है, एमपी की वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जिनका आपको क्लियर कट पता होगा, उसी की वजह से आपका ऑप्शन वो बाहर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको सही आंसर चुनने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पंजाब भी अगर आप जानते हैं कि एनसीआर में शामिल नहीं है तो ये भी कट जाएगा, और पंजाब की वजह से ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। बचा ऑप्शन डी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। तो इन सभी में जो है आपके एनसीआर के क्षेत्र में ये सब शामिल है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है। इन सब के आपको राज्य पता होने चाहिए, लेकिन कम से कम जैसे हरियाणा वाले हरियाणा पीसीएस दे रहे हैं तो हरियाणा का राज्य पता होना चाहिए, राजस्थान वालों को राजस्थान का, और यूपी वालों को यूपी के हर एक राज्य जरूर पता होना चाहिए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 2 ही जिले सटे हुए हैं, अलवर, भरतपुर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 14 जिले सटे हुए हैं। एनसीआर में 14 जिले हैं जिनको हम बोल देते हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, चक्री दादरी, नूहू, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जिंद और करनाल। अब अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के आपको याद होने चाहिए, इसके लिए एक कूट लिख लीजिए। हाँ शामू बाबू जो है, मेगा माना होता है बड़ा या बड़ी, मेगा गो यानी कि गाय पालता है। तो देखिए इस कूट के माध्यम से आप सब कर लेंगे यार। हाँ श्यामू बाबू जो है, मेगा यानी कि बड़ी, गो यानी कि गाय पालता है। हाँ श्यामू बाबू मेगा गो पालता है। अब खोलिए इसको, हाँ से क्या हो जाएगा आपका हापुड़, सा से शामली, मू से मुजफ्फरनगर, बा से बागपत, बू से आपका क्या हो जाएगा बुलंदशहर,
और में से क्या हो जाएगा आपका मेरठ, गा से आपका क्या हो जाएगा गाजियाबाद, और गो से क्या हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। एक बार और देख लीजिए। हाँ शामू बाबू मेगा गो पालता है। हा से हापुड़, सा से शामली, मुंह से मुजफ्फरनगर, बा से बागपत, बू से बुलंदशहर, मे से मेरठ, गा से गाजियाबाद और गो से गौतम बुद्ध नगर। ये सब क्या है यूपी के एनसीआर में शामिल जिले हैं। कुछ प्रस्तावित भी जिले हैं जैसे अलीगढ़ है, आपका मथुरा है, आगरा है। इस तरीके से कई जिले प्रस्तावित भी है जिनको अभी शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश है आपका भूटान है। भूटान ने विश्व और 2015 में इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। भूटान ने 2015 में मात्र 100 लोगों ने 49,672 पेड़ों को लगाकर विश्व रिकॉर्ड घोषित किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, सब ज़्यादातर क्या अधिकतर सभी देशों में क्या होता है कि जीडीपी को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना या देश के लिए योजना बनाई जाती है या उन पे आधारित निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या भूटान में क्या है GNH यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली इंडेक्स को देखकर जो है यहाँ पर इसी के आधार पे यहाँ आपकी कोई भी पॉलिसी बनानी हो या कुछ भी कार्य करना हो देश के लिए तो GNH को देखकर ही उसके निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर कौन सी समिति गठित हुई? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर सहनवाज समिति की बात करें तो सहनवाज समिति जो है आपकी 1956 में आई और JL नेहरू जो है इस टाइम PM थे। घोषला समिति की बात करें तो घोषला समिति आपकी 1970 में हुई और इंदिरा गांधी इस टाइम PM थी। एक है मुखर्जी समिति, और मुखर्जी समिति की अगर बात करें तो मुखर्जी समिति अटल बिहारी के समय 1999 में मुखर्जी समिति आई। इस टाइम PM जो थे अटल जी थे। ये 3 समितियां जो है ये बोस जी की मृत्यु पर बनाई गई। जो सहनवाज समिति थी, इसमें सहनवाज समिति में क्या था कि लाल किले पे मुकदमा चल रहा था। लाल किले पे जो मुकदमा चल रहा था उसमें 4 लोग थे। गुरुबख्श थे जो सिख थे, सहनवाज थे जो मुस्लिम थे, प्रेम सहगल थे जो हिंदू थे। इन तीनों को क्या हुई थी? इन तीनों को फांसी हो गई थी। और एक बंदा और था राशिद अली मुस्लिम, इसको 7 साल की सजा हुई थी। इन चारों लोगों की जो लाल किले पे मुकदमा चल रहा था, इसकी अगर वकालत की बात करें तो इसकी वकालत भूला भाई देसाई जी कर रहे थे। बाकी अन्य भी सहयोगी थे जैसे अरुणा असफ अली थी, JL नेहरू थे, ये सब। और ये सब क्या थे? गुरुबख्श, सहनवाज, प्रेम सहगल या राशिद अली, ये सब आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। ठीक है। तो आज हम लोग अगर आप ये सहनवाज समिति, घोषला समिति और मुखर्जी समिति यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, D ऑप्शन हो जाएगा। इनको सबको याद रखिएगा और बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं तक क्लास को रोक देते हैं। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।